हेलो नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। वेलकम दोस्तों अपन बात कर रहे थे एमपी पेट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन और जो एग्जाम में आने वाले उसके अपन बात कर रहे थे। चलो आज की क्लास मां शारदा के आशीर्वाद के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कासनी एक घातक खरपतवार है। आज जो अपने मेनली क्वेश्चन रहेंगे वो खरपतवार टॉपिक रहेंगे और इसका पहला क्वेश्चन आपने कासनी किसके साथ लगता है। तो कासनी किसके साथ लगता है दोस्तों, अपने आप सभी को अच्छे से बताएं। कासनी लगता है किसके साथ, बरसीम के साथ। ठीक है, कासनी जब बरसीम के साथ लगता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ यस ओके। कासनी किसके साथ लगता है दोस्तों, बरसीम के साथ। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आपत्तिजनक खरपतवार। कैसा खरपतवार दोस्तों, आपत्तिजनक। क्यों? क्योंकि दोनों के बीज क्या होते हैं, समान। दोनों के बीज क्या होते हैं, समान। जब दोनों के बीजों में समानता हो और आपस में मिक्स हो जाए, अलग नहीं कर सकते, तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आपत्तिजनक खरपतवार। ठीक है, आपको पूछे आपत्तिजनक खरपतवार के और एग्जाम्पल कौन है, तो बात करते हैं उसकी भी। एक तो होता सरसों में सत्यानाशी, बोलो किसमें, सरसों में सत्यानाशी। और कौन बोलो इसमें, गेहूं में कौन होगा, बोलो इसमें हिरणखुरी। गेहूं में कौन होगा, हिरणखुरी। और बरसी में कौन होता है, बोलो कासनी। कौन होता है, कासनी। तो कासनी एक घातक खरपतवार है। तो किसका बोलो, ये बरसीम का है। किसका है, बरसीम का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट है, फसल उत्पादन में खरपतवारों द्वारा कितने प्रतिशत हानि होती है। देखो, खरपतवार एक नासी जीव की कैटेगरी में आता है। अपन अगर फसल उत्पादन को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अपन भी क्या आएंगे, नासी जीव की कैटेगरी में। तो नासी जीव से खरपतवार हो या अपन हो या और कोई ह्यूमन बींग हो या फिर इसमें क्या हो, इंसेक्ट पेस्ट हो या फिर कौन हो, अपने पास कोई बैल हो, पशु हो, तो उससे भी फसल उत्पादन में क्या आती है, कमी आती है। तो आपसे बात करें नासी जीव और फसल उत्पादन में कितने परसेंट कमी आएगी। तो एक तरफ तो अपन किसकी बात करेंगे, बोलो। पहले तो अपन करेंगे इसमें नासी जीव की। किसकी बोलो, नासी जीव। और दूसरी तरफ अपन करेंगे प्रतिशत हानि। ठीक है, सबसे पहले अपन किसका, तो वो करेंगे इसमें खरपतवार। इसमें बोलो खरपतवारों से कितने प्रतिशत होती, बोलो 33%। ठीक है ना। और उसके बाद कीटों से कितनी होती, तो कीटों से कितनी होती, बोलो 20%। रोगों से कितनी होती, तो रोगों से अपने पास में बोलो कितनी, इसमें 20%। और इसके अलावा अन्य कारक, ठीक है, अन्य कारकों से कितनी होती, बोलो, तो वो होती है अपने पास में 21%। ठीक है ना, यस। तो एक तरफ नासी जीव और दूसरी तरफ कौन हो गए, इसमें हानि। सर्वाधिक हानि किसमें, खरपतवारों से। और वो कितनी, 33। कीटों से कितनी, बोलो 26। रोगों से 20 और अन्य से कितनी, बोलो 21। एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख देना, यदि आपसे पूछे खरपतवारों से सर्वाधिक हानि तो वो किसमें होती है, बोलो सीधी बुआई वाले चावल में। ठीक है, डायरेक्ट सीडेड राइस उसमें होती है। और उसमें कितनी होती है, बोलो, तो उसमें होती है 18 से 85%। ठीक है ना, यस। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ठीक है, तो इसका अपने पास आंसर कौन सा जाएगा, देखो इधर, यहाँ थे अपन। ठीक है, इसका अपने पास जो आंसर जाएगा वो जाएगा क्या, बोलो इसमें 33%। ठीक है, ये किससे थी, कीटों से। ये किससे थी, अपने पास रोगों से। और ये थी किससे, अन्य कारक से। चलो नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री खरपतवार है। खरपतवार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। किसके आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर। एक तो कैसे, एक बीजपत्री, और दूसरे कैसे, बोलो द्विबीजपत्री। ठीक है, आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है, जो भी एक बीजपत्री होते हैं वो किसके उदाहरण है, बोलो, तो वो सभी किसके, संकरी पत्ती के। किसके उदाहरण है, संकरी पत्ती के। और या इसको बोल दो एक बीजपत्री। क्या बोल दो, एक बीजपत्री। ठीक है, और दूसरे कौन होंगे, बोलो चौड़ी पत्ती के। और जो चौड़ी पत्ती के होंगे वो किसके उदाहरण होंगे, बोलो, वो होंगे द्विबीजपत्री के। तो आपको किसका पूछ रहा है, यहाँ पर आपको किसका पूछ रहा है, वो अपने द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री के मतलब कौन, चौड़ी पत्ती। तो चौड़ी पत्ती वाला कौन होते हैं, जंगली चौलाई है, हिरणखुरी है, मोथा है, और कौन इसमें, मकोय। या आंसर कौन है, मकोय, हिरणखुरी, बथुआ। तो ये सभी कैसे, बोलो, तो सभी कैसे द्विबीजपत्री। और उसके साथ साथ में कैसे, बोलो चौड़ी पत्ती वाले। इधर संकरी पत्ती में कौन आएगा, तो संकरी पत्ती में कौन आएगा, बोलो, यहाँ अपने पास आ जाएगा एक तो प्याजी। कौन आ जाएगा, बोलो प्याजी। और कौन आ जाएगा इसमें, गेहूंसा। कौन, बोलो गेहूंसा। और किसको ले आओ, मोथा। ठीक है, मोथा भी इधर आ जाएगा इसमें। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जड़ रूट पैरासाइट मतलब जड़ परजीवी खरपतवार है। जड़ परजीवी, तना परजीवी भी होते हैं। और तने में भी कैसे, पूर्ण तना, अर्ध तना। और जड़ में भी कैसे, पूर्ण जड़, अर्ध जड़। ठीक है, बात करते हैं अपन इसके। तो देखो सबसे पहले बात आएगी इसमें,
ये रहा एक पौधा, इस पौधे की ये रही अपने इसमें जड़ें, और ये उसकी रही बोलो पत्तियां, और ये रहा उसका शीर्ष भाग। अब इस पौधे की जिंदगी के आपने कितने टुकड़े किए बोलो? 2 टुकड़े। कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े। नीचे कौन रहेगी? तो नीचे कौन रहेगी बोलो? जड़, ठीक है। और ऊपर कौन रह गया? ऊपर रह गया अपने इसमें तना, ठीक है। अब जो कौन से परजीवी खरपतवार होते हैं इसको लिखो सामने, तो वो कौन कौन से थे बोलो? कसकुटा, पहला कौन सा था? कसकुटा। उसके बाद में कौन था बोलो? लोरेंथस, ठीक है। और उसके बाद में कौन था अपने पास? ओरोबंकी। कौन था बोलो? ओरोबंकी। और लास्ट में कौन था? स्ट्राइगा। क्या ट्रिक बन गई? CLOS। क्या बन गया बोलो? CLOS, ठीक है। ये कहां जाएगा? तने के टॉप पे। ये कहां जाएगा? तने के बीच में। ये कहां जाएगा? जड़ के टॉप पे। और ये कहां जाएगा? जड़ के नीचे। तो सीधी सी बात है, जड़ के नीचे जा रहा है तो कैसा होगा बोलो? अर्ध जड़। कैसा होगा? अर्ध जड़ परजीवी, ठीक है। और ये कैसे जड़ के ऑन टॉप पे जा रहा है तो कैसा होगा बोलो? पूर्ण जड़ परजीवी। कैसा होगा? पूर्ण जड़ परजीवी। और ये तने के टॉप पे जा रहा है तो कैसा होगा बोलो? पूर्ण तना परजीवी। कैसा होगा? पूर्ण तना परजीवी। और ये इधर आ रहा है तो ये कैसा होगा बोलो? अर्ध तना। एक पूर्ण हो गया, दूसरा कैसा होगा? अर्ध तना परजीवी। ये हो गए अपने इसके बाद। अब कसकुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी, स्ट्राइगा, इसको अपन नंबरिंग दे तो नंबरिंग दे तो बोलो कितना नंबर देंगे इसको अपन? तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं? 1, उसके बाद में 2, 3, और कौन बोलो इसमें? 4। 4 मतलब कौन हो गया? C4। 4 मतलब कौन हो गया? C4। तो ये कैसे हुए बोलो? C4 प्लांट। ये कैसे हुए? C4 प्लांट। तो आपको ध्यान रखना है ये जो स्ट्राइका है ये अपना फूड किससे लेगा बोलो? ये किससे लेगा बोलो? C4 प्लांट से लेगा। किससे लेगा? C4 प्लांट। और आपको C4 प्लांट पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूं। पहले मक्का, और कौन बोलो इसमें? ज्वार, और कौन? बाजरा, और कौन बोलो इसमें? गन्ना। मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये कैसे होते हैं? C4। और इससे भोजन कौन सा लेता है? स्ट्राइगा। ओरोबंकी किससे लेता है? तो ओरोबंकी किससे लेता है बोलो इसमें? सरसों व सोलेनेसी परिवार। सरसों व सोलेनेसी परिवार। लोरेंथस, लोरेंथस मतलब लो चाय लो, लो चाय लो और लो जूस लो, तो किससे लेगा? एक तो चाय और एक किससे बोलो? फल वृक्ष। जूस किसका बनता? फलों का, ठीक है। और उसके बाद कसकुटा, तो कसकुटा का अन्य नाम क्या बोलो? कसकुटा का अन्य नाम अम्बरबेल। और ये अपना भोजन किससे लेगा? रिजगा से। किससे लेगा बोलो? रिजगा से। ये अपने पास बात हो गई किसकी? परजीवी खरपतवार की। कितने होते हैं? 4। और अपना भोजन कहां से लेते हैं वो सभी अपने बातें कर ली थी, ठीक है। आ जाओ इधर अपने, ये क्वेश्चन था अपना कौन सा जड़ परजीवी है, तो जड़ में कौन सा? ओरोबंकी, कसकुटा, और या फिर इसको कन्वोल्वुलेसी नहीं, तो अपने पास कौन होगा बोलो इसमें? ओरोबंकी। कसकुटा, कसकुटा इसको ये कैसा था बोलो? ये था पूर्ण तना परजीवी। कैसा था? पूर्ण तना परजीवी, ठीक है। और ये ओरोबंकी ये कैसा था बोलो? पूर्ण जड़ परजीवी। कैसा था? पूर्ण जड़ परजीवी। और ये जो ओरोबंकी था अपना भोजन कहां से ले रहा था वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भोजन किससे लिया बोलो? एक तो लिया इसमें अपने किससे? सरसों से। और किससे? तो और वो था किससे? सोलेनेसी परिवार। सोलेनेसी परिवार से लेता था, ठीक है ना? यस, ये इसकी बात हो गई। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है एविना फटुआ। एविना फटुआ किसका नाम है? तो एविना फटुआ किसका नाम है बोलो? गेहूं की सिस्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जई। जई का तो नाम क्या होता है? एविना सेटाइवा। लेकिन जई में भी कौन सी बोलो? जंगली जई। जई में भी कौन सी? जंगली जई। तो जंगली जई का नाम क्या होता है? तो वो होता है अपने पास एविना फटुआ। क्या होता बोलो? एविना फटुआ, ठीक है। और उसके बाद में आपसे पूछे किसका? वो जई का नाम क्या होता है? तो उसका होता है एविना सेटाइवा। जई किसकी सिस्टर है? गेहूं की। तो गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। चलो बढ़े नेक्स्ट। खरपतवार विज्ञान के जनक पीटर डी सेकरेंजी, ये किसके बोलो? तो ये तो हो गए एग्रोनॉमी के। किसके हो गए? एग्रोनॉमी के जनक, ठीक है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, यस। नेक्स्ट ट्रिपलेट, या उसको बोल दो जीबी ट्रिपलेट। क्या बोल दो? जीबी ट्रिपलेट। ये किसके फादर हुए बोलो? जीरोटिलेज के। किसके हुए? जीरोटिलेज के, यस। नेक्स्ट जेंथ्रोटूल, ये किसके जनक हुए? तो ये किसके हुए बोलो? अपने पास टिलेज के। किसके हुए? टिलेज के। और किसके हुए बोलो? खरपतवार के। किसके हुए? खरपतवार के। और किसके बोलो? और आपसे पूछे तो मॉडर्न एग्रोनॉमी। किसके बोलो? मॉडर्न एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के फादर तो वो तो कौन हुए? पीटर डी सेकरेंजी। लेकिन मॉडर्न एग्रोनॉमी कौन हुए इसमें? जेंथ्रोटूल। और किसके? टिलेज के। और किसके भी बोलो? वीड के। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, इस बुक का क्या नाम है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। क्या नाम बोलो? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और इन्होंने भी लिखी है ओपस रूरेलियम कम्मोधारम। क्या नाम इसका? ओपस रूरेलियम कम्मोधारम, यस। बढ़े आगे। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा माइको हर्बिसाइड है? पहले देखो माइको, माइको मतलब कौन? माइकोलॉजी। कौन बोलो इसमें? माइकोलॉजी। मतलब जब हर्बिसाइड बनाने में किसका यूज किया गया है? बोलो कवक का। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? माइको हर्बिसाइड। ठीक है, और ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये सभी आते हैं किसमें? जैविक खरपतवारनाशी। बोलो किसमें आते हैं? जैविक खरपतवारनाशी। जैविक खरपतवारनाशी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और तो कोलेगो, डिवाइन, बायोपोलरिस, सभी, बिल्कुल सभी ये कैसे होते हैं? बोलो माइको हर्बिसाइड की कैटेगरी में। और जो डिवाइन था वो क्या था? बोलो दुनिया का प्रथम जैविक खरपतवारनाशी। दुनिया का प्रथम जैविक खरपतवारनाशी कौन सा था? डिवाइन। इसके अलावा और कौन सा होता है? तो और कौन सा होता? बोलो लुबुआ सेकंड। लुबुआ सेकंड ये भी कैसा होता? बोलो तो ये अपने पास माइको हर्बिसाइड की कैटेगरी में आता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। गाजर घास का जैविक शत्रु है, मतलब जैविक कीट है गाजर घास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इसको जैविक रूप से कौन किल करता है? तो वे किसके नियंत्रण में आएगा? जैविक नियंत्रण में आएगा खरपतवारों के। तो सबसे पहले क्रोसिडोसोमा लैंटाना, डेक्टोलिपियंस ओपुन्सी, निकोटियाना ब्रूची या जाइगोग्रामा बाइकोल्टाटा। आपको देखो ये जो अपने पास क्रोसिडोसोमा लैंटाना है ये किसको किल करेगा? लैंटाना कैमरा को। किसको बोलो? लैंटाना कैमरा को। डेक्टोलिपियंस ओपुन्सी तो ये किसको करेगा? नागफनी को। बोलो किसको? नागफनी को करेगा। निकोटियाना ब्रूची, निकोटियाना ब्रूची ये किसको करेगा? जलकुंभी। बोलो किसको? जलकुंभी को, जिसको अपन बोलते हैं बंगाल का आतंक या बोलते हो वाटर हाइसिंथ। और जाइगोग्रामा बाइकोल्टाटा ये किसको करेगा? गाजर घास को। किसको बोलो? गाजर घास। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। चलो नेक्स्ट है अपने पास में तो वो कौन है इसमें? टेट्राजोलियम टेस्ट। तो टेट्राजोलियम टेस्ट से अपन क्या निर्धारण करते हैं? बीज की शुद्धता, बीज का अंकुरण, या इसमें सीड वाइबिलिटी, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? जैविक शुद्धता। क्या बोलते हैं इसमें? जैविक क्षमता। क्या बोलते हैं इसको? जीवन क्षमता। ठीक है, आप जिंदा हो या नहीं हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर क्या करता है? आपके यहाँ गला दबाता, गला सॉरी हाथ दबाता है। क्या दबाता है? हाथ। ठीक है, यहाँ से नाड़ी गति चेक करता है, आपकी पल्स रेट चेक करता है, आप जिंदा हो या नहीं हो। तो बीज को अपन को कैसे पता चलेगा? अपने हाथ में बीज है, वो बीज जिंदा है या जिंदा नहीं है, इसलिए अपन टेस्ट करेंगे। और उस टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? सीड वाइबिलिटी टेस्ट। और उसका टेस्ट का नाम क्या? बोलो टीजेड टेस्ट, या उसको अपन बोलते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट। तो ये किसके लिए करते हैं? सीड वाइबिलिटी के लिए किया जाता है। यस, बढ़े आगे। नेक्स्ट है बासमती धान का परीक्षण भार। परीक्षण भार किसको बोलते हैं? पहले तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बोलो टीडब्ल्यू। परीक्षण भार को शॉर्ट फॉर्म अपन क्या बोलते हैं? टीडब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, परीक्षण भार मतलब 1000 बीजों के भार को। किसको बोलो? 1000 बीजों के भार को। 1000 बीजों के भार को क्या बोलते हैं? बोलो परीक्षण भार। 1000 बीजों के भार को क्या बोलते हैं? परीक्षण भार बोलते हैं। ठीक है, और आपसे पूछे कि 21 ग्राम किसका होता है? बासमती धान का। ठीक है, 25 ग्राम किसका होता है? नॉर्मल धान का या बोल दो चावल का। ठीक है, और 2 ग्राम किसका होता है? बोलो गेहूं सा का। 2 ग्राम किसका होता है? गेहूं सा का। और आपसे पूछा 40 ग्राम तो ये किसका होगा? बोलो गेहूं का। किसका होगा? गेहूं का। और आपसे पूछा 35 से 40 ग्राम, क्या बोलो? 35 से 40 ग्राम तो 35 से 40 ग्राम किसका होगा? बोलो जौ का। किसका होगा? जौ का, बार्ले। ठीक है, और आपसे पूछा 5 से 7 ग्राम तो 5 से 7 ग्राम किसका होगा? बोलो बाजरा। किसका होगा? बाजरे का। ठीक है, ये अपने हो गए इसमें परीक्षण भार। परीक्षण भार मतलब टी 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 डब्ल्यू। कौन बोलो इसमें? टी डब्ल्यू। टी से कौन? टेस्ट वेट। और टी से कौन? बोलो 1000। 1000 मतलब 1000 बीजों के भार को। किसको बोलो? 1000 बीजों के भार को आप क्या बोलोगे? परीक्षण भार। और आपसे पूछते हैं सीड इंडेक्स मतलब एसआई। तो सीड इंडेक्स मतलब कितने? 100। कितने? बोलो 100। 100 बीजों के भार को क्या बोलेंगे? सीड इंडेक्स। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत। पहले तो आप ध्यान रखो अंकुरण प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। तो अंकुरण प्रतिशत में ऊपर क्या लिखेंगे? अंकुरित बीजों की संख्या। क्या लिखेंगे? बोलो अंकुरित बीजों की संख्या। और नीचे क्या आएगा इसमें? कुल बोए गए बीजों की संख्या। और मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 100 से करोगे। कितने से? बोलो 100 से। ठीक है, कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत 85 नहीं, 85 तो किसका होता है? ये तो किसका होता है? बोलो गेहूं का। किसका होता है? गेहूं का। और किसका होता है? बोलो जौ का। गेहूं का और जौ का। 80 किसका होता है? बोलो चावल का। बोलो किसका होता? चावल का। ठीक है, और 65 ये किसका होता? बोलो भिंडी। बोलो किसका होता? भिंडी। और किसका होता? बोलो कपास।
भिंडी और कपास। भिंडी और कपास का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है बोलो? 65%। और आपसे पूछा सर्वाधिक, ये तो कम था, सर्वाधिक किसका होता? तो सर्वाधिक किसका होता बोलो? सर्वाधिक होता अपने पास में मक्का का। ठीक है, सर्वाधिक किसका बोलो? मक्का। और वो मक्का का भी कितना होता है? वो होता अपने पास में 90 से 95, 90 से 95 होता है। और आप इस बात का भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सबसे कम भिंडी और कपास का है। जैसे कोई कुकुरबिट्स है, पालक है, उनके कितना होता है? 60 भी होता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अपन जो सिलेबस में जिसका ज्यादा पूछता है उसके तौर पे कह सकते हैं कम किसका होता? भिंडी व कपास का 65 और सर्वाधिक किसका बोलो? मक्का का। और वो कितना? 90 से 95। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास के बीजों का, तो कपास के बीजों कितना हो गया बोलो? C65। और किसका भी होता है? ये भिंडी का भी सेम ही है। नेक्स्ट है बाजरा में प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। यहां क्या लगाया आपने? बाजरा। उसके 1 किलोमीटर के पास में कोई बाजरे का दूसरा खेत नहीं होना चाहिए। कब? जब अपन क्या कर रहे हो? बीज उत्पादन। क्या कर रहे हो बोलो? बीज उत्पादन। तब उसके पास में कोई 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरा कोई बाजरा का खेत नहीं होना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं पृथक्करण दूरी। ये जो डिस्टेंस रखते हैं इसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण दूरी। अब इस दूरी में आपको ध्यान ये रखना है कि बाजरा में प्रमाणित बीज के लिए कितनी हुई। तो बाजरा में 2 प्रकार के बीज की मुख्यतः अपन किसी में बात करते हैं। पहले कौन आता है इसमें? आधार बीज। और फिर कौन आते हैं बोलो? प्रमाणित। कौन आते हैं? प्रमाणित। जैसे अपन बात करें बाजरा, तो बाजरा में ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये होगी आधार के लिए बोलो कितनी? 1000 मीटर। और प्रमाणित के लिए कितनी होगी बोलो? 200 मीटर। कितनी बोलो? 200। संकर मक्का में बात करें तो ये कितनी होगी? 600 मीटर। और ये कितनी होगी बोलो? 300 मीटर। कितनी होगी? 300 मीटर। और बात करें किसमें आपको? संकुल मक्का में, तो ये कितनी होगी? 400 मीटर। और ये कितनी होगी बोलो? 200 मीटर। कितनी होगी? 200 मीटर। ठीक है, ये सभी बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान में। ठीक है, और कपास के लिए ये 50 और वो कितनी होगी बोलो? इसमें 30। कपास कितनी होगी? ये 50 और वो कितनी होगी? 30। तो इसमें बाजरा में प्रमाणित बीज की पूछ रहा है तो इसमें कितनी जाएगी? 200। अगर वो कौन से पूछता? आधार की, तो आधार कितनी जाती है इसमें? 1000। नेक्स्ट है आलू के बीजों का सुसुप्तावस्था दूर करने के लिए डोरमेंसी क्या होती है? सुसुप्तावस्था क्या होती है? सब कुछ स्थितियां फेवरेबल होते हुए भी बीज का अंकुरण नहीं होना क्या कहलाता बोलो? सुसुप्तावस्था। आपको देख लो, आपको मतलब घर वाले पढ़ा भी रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप में भी क्या हुई बोलो? सुसुप्तावस्था। और घर पे वो तो कमा रहे आपके लिए कि बेटे की फीस पर, और बेटा पढ़ ही नहीं रहा है। सेम उसी प्रकार किसके लिए बोलो? बीज के लिए। बीज को अपन पानी भी दे रहे हैं, उसको पोषक तत्व भी दे रहे हैं, मतलब उर्वरक भी दे रहे हैं, क्लाइमेट भी फेवरेबल है, सोइल भी फेवरेबल है, फिर भी उसका क्या नहीं हो रहा? अंकुरण। तो उसमें क्या है? सुसुप्तावस्था, जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। चलो, यूरिया, यूरिक एसिड, कैप्टोन, थाईयूरिया। तो आलू में डोरमेंसी को दूर करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? थाईयूरिया। साथ में ये भी ध्यान रख लेना कितना परसेंट काम में लेते हैं? तो मेनली 0.5% काम में लेते हैं। और कभी आपको ये भी पूछते हैं थाईयूरिया में नाइट्रोजन कितना? तो थाईयूरिया में नाइट्रोजन कितना बोलो? 36%। कितना होता है? 36%। चलो नेक्स्ट, अनाजों में नमी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? जब अनाज का भंडारण करते हैं तो उसमें नमी कितनी रखते हैं? चाहे अनाज हो, अलग अलग सभी फसलों, सभी को आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहले मैं किसको ले लेता हूं इसमें? अनाज वाली, जिसको मैं ए से लिखता हूं। दलहनी को किससे लिखूंगा? डी से। और तिलहनी को किससे बोलो? टी से। तो वर्ड का आ गया एडीटी। एबीसीडी में ए पहले आएगा, बाद में डी आएगा और लास्ट में कौन आएगा? टी। और इसके सामने कितने लिखेंगे? तो सामने अपन लिखेंगे क्या इसमें? ठीक है, तो सामने अपन कितना लिखेंगे इसमें बोलो? 10 से 12। कितने लिखेंगे बोलो? 10 से 12%। और कितने बोलो? 8 से 10। और इसमें कितना बोलो? 6 to 8। मतलब 2 माइनस करते रहो, 2 क्या करते रहो? माइनस। और ये सभी क्या परसेंटेज से बोलो? नमी। क्या बोलो इसमें? नमी प्रतिशत है। ठीक है ना, ये सभी का क्या हो गया बोलो? नमी प्रतिशत। अनाज वाली, दलहनी और किसमें? तिलहनी। ये किसका पूछ रहा? अनाज वाली, मतलब एक ही बात कर रहा है। किसकी बोलो? एक ही। तो अनाज वाले के लिए अपन कितने रखेंगे? 10 से 12। और जब भी इससे नीचे केस आए तो एक एक 2 माइनस करते रहना। इसमें क्या 2 माइनस करते रहना भंडारण के समय। ये नमी कब है बोलो? भंडारण के समय। भंडारण के समय, हार्वेस्टिंग के टाइम मेनली 20% नमी होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट पढ़ो डोकेस। डोकेस का क्या तात्पर्य है? डोकेस मतलब किसमें? बीजों में। किसमें दोस्तों? बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धता। बीजों में पाई जाने वाली
अशुद्धता, इसको अपन क्या बोलते हैं, डोकेस। क्या बोलते हैं बोलो, डोकेस। सर्वाधिक अशुद्धता किसमें होती है, तो वो किसमें होती है बोलो, गाजर घास, गाजर घास के बीजों में। और वो कितनी होती है बोलो, 0.01%, 0.1%, 0.1%, 0.1%। ठीक है। और उसके बाद में बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धता को क्या बोलते हैं अपन, डोकेस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अशुद्धता को। तो इसमें सी ऑप्शन हो गया अपने, सर्वाधिक किसमें, गाजर घास में पाई जाती है, गाजर घास के बीजों में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट है कार्बनिक उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाता है। आपको पता है जो भी अपने पास उर्वरक होते हैं सभी की प्रकृति कैसी होती है बोलो, अकार्बनिक। सभी उर्वरक कैसे होते हैं, अकार्बनिक। लेकिन अपवाद है, और अपवाद कितने हैं बोलो, 2। और उसकी प्रकृति कैसी होती है बोलो, कार्बनिक। अपवाद कितने अपने पास में, 2। पहला कौन है, तो पहला कौन है बोलो इसमें, यूरिया। पहला कौन है बोलो, यूरिया। और दूसरा कौन है, तो दूसरा कौन है बोलो, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। तो इन दोनों में, इसमें यूरिया में इसका एग्जांपल कौन है देखो, एसएसपी, यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट। तो यह आंसर कौन जाएगा, यूरिया। और यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाई जाती है बोलो, एमाइड रूप में पाई जाती है। किस रूप में, एमाइड। ठीक है ना, यस। बढ़ो आगे। सिंगल सुपरफॉस्फेट में सल्फर का प्रतिशत, आपको सभी को पता है विश्व का प्रथम उर्वरक कौन सा था बोलो, एसएसपी। कौन सा था, एसएसपी। और एसएसपी एकमात्र ऐसा उर्वरक था जिसमें तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे कम मात्रा किसकी थी, मैग्नीशियम की। बोलो किसकी थी, मैग्नीशियम। और वो कितनी थी बोलो इसमें, 0.3 से लेके 0.5 तक, 0.5 तक। ठीक है ना, यस। और बाकी कौन कौन बचे, तो कौन आगे बोलो इसमें, कैल्शियम, और कौन, फास्फोरस, और कौन आगे बोलो, सल्फर। एबीसीडी में पहले कौन आएगा, सी, उसके बाद में पी, और लास्ट में कौन आया बोलो, एस। तो ये कितना हुआ, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितने बोलो, 20। कितने हुए, 20। और 20 में से माइनस कितने किए, 4। तो कितने हो गए बोलो इसमें, 16। और 16 में से माइनस 4 किए तो वो आगे अपने पास में 12%। कितना आगे बोलो, 12%। ठीक है। अब ये 20 की जगह कभी आंसर में कितना आ जाए बोलो, 19। तो ये भी बात सही है, ये भी कोई गलत नहीं है। अपन ने याद रखने के लिए याद किया कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, और इसमें भी कैल्शियम कितना बोलो, 20। फिर -4 करते रहो तो फास्फोरस आ जाएगा, और वापस -4 करो तो कौन आ जाएगा बोलो इसमें, सल्फर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसमें बी आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्योंकि 12 ऑप्शन ही नहीं है, तब 12.5 सेलेक्ट करना पड़ रहा है। यूरिया में हानिकारक पदार्थ, तो यूरिया में हानिकारक पदार्थ कौन होता है बोलो, बायूरेट। कौन होता है, बायूरेट। यूरिया के कितने मॉलिक्यूल, 2, NH2 CO NH2, NH2 CO NH2। ठीक है, यहां से क्या होगा उसका, तो क्या होगा बोलो, बाहर निकलेगी क्या, यहां से इसमें कौन बाहर निकलेगी, अमोनिया। कौन निकलेगी बोलो, अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या निकलेगा इसमें, बाहर निकलेगा। और फिर पीछे कौन बचेगा इसमें, तो पीछे कौन बचेगा बोलो, NH2 CO NH2। कौन हो गया, CO NH2। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बायूरेट। क्या बोलते हैं इसको, बायूरेट। क्या बोलते हैं बोलो इसको, बायूरेट बोलते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। तो इसमें हानिकारक बायूरेट हो गया। अब यूरिया का जब नॉर्मल कंडीशन में बायूरेट की मात्रा कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि उसका क्या कर रहे हैं अपन, पर्णीय छिड़काव, तो उसके कितने से कम होनी चाहिए बोलो, तो कम कितने से होनी चाहिए, 0.5, 0.5। और अभी एक बार एमपी में एग्जाम था, एओ का एग्जाम था, उसमें कितनी आई थी, उसमें आंसर कितना आया था बोलो, 0.25 की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0.25। तो ये भी सही, कोई गलत नहीं है। और ये तो क्या 0.25 होनी चाहिए, और इसमें अपन ने कितना कहा कि 0.5 से कम होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए, कम ही तो है इससे। ठीक है, तो दोनों बातें सही है। और वो एग्जाम आया तो ज्यादा उसको सही मान लो अपने, और तो क्या। ठीक है ना। और ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है, FCO, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। और कब बना था, 1957 में। और वापस रिफॉर्म हो गया, ये कब बना, तो 1985 में बना था फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। उसका कहना है यूरिया में बायूरेट की मात्रा 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर वो ऐसा कहता है यूरिया का अपन पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं, तो पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं तो यूरिया में मात्रा कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.5 से कम होनी चाहिए। और या फिर एग्जैक्ट बोले तो 0.25। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आपको सभी को अच्छे से बताए दोस्तों, अपनी कंटिन्यू क्लासेस चलती है, तो आपका फर्ज बनता है अपने फ्रेंड के साथ मां सरस्वती का ज्ञान जितना एक दूसरे को शेयर करोगे उतना ही ज्यादा तुमको अर्जित होगा और तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। चलो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल की क्लास में।